पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। मुझे याद नहीं है, जब मैं छोटी थी माँ और पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? आज से सारे घर के काम तू करेगी। सुबह जल्दी उठेगी, खाना बनाएगी, सुबह दोपहर और रात के सारे बर्तन भी साफ करेगी। आज से बाजार से साग सब्जी भी तू ही लेकर आएगी। अगर मैंने अब तुझे खाली बैठे हुए देख लिया तो तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा और काम पर लग जा। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद से लक्ष्मी घर का सारा काम अकेले करने लगी। एक बार घनश्याम और उसकी पत्नी माया जंगल में एक साधु को ढूंढने के लिए जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें वो साधु नहीं मिले। आपको सही पता तो बताया था ना, मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई साधु महाराज नजर नहीं आ रहे। चिंता मत करो माया, बस थोड़ी दूर और हैं। देखो, थोड़ी दूर पर एक बड़ा ही प्राचीन और विशाल वृक्ष है। मुझे रामलाल काका ने बताया था कि साधु महाराज इसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं। इतना कहकर घनश्याम आगे बढ़ने लगा और माया उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर के बाद घनश्याम को एक बड़ा और प्राचीन वृक्ष दिखाई दिया। वो देखो सामने, वही पुराना वृक्ष है। और देखो, उसके नीचे साधु महाराज बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में घनश्याम और माया वहां पर पहुंच गए और हाथ जोड़कर साधु महाराज के सामने बैठ गए। कौन हो तुम दोनों? साधु महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरी पत्नी माया है। हमारे विवाह को 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी की कोख सूनी है। अब तो गांव वालों ने भी मेरी पत्नी को ताने मारना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि आप बड़े ही चमत्कारी साधु हैं और देखकर ही बता देते हैं कि किसके भाग्य में संतान लिखी है या नहीं। कृपया करके हमारी भी मदद करो। साधु महाराज मुस्कुराए। अपना हाथ दिखाओ। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु महाराज ने माया के हाथ की लकीरों को गौर से देखा। अब तुम अपना हाथ दिखाओ घनश्याम। घनश्याम ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु महाराज ने घनश्याम का हाथ देखा और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए। तुम्हारी पत्नी के भाग्य में एक नहीं बल्कि 2 सुंदर कन्याएं लिखी हुई हैं। उन दोनों कन्याओं का भाग्य बड़ा ही प्रबल है। वे दोनों बहुत ही भाग्यशाली हैं। परंतु याद रखना, अगर तुम दोनों ने अपनी बेटियों को समान रूप से प्यार नहीं दिया, उनके प्रेम में बंटवारा किया, तो तुम्हारी छोटी बेटी का भाग्य बदल जाएगा और वो जीवन भर कठिनाइयां और परेशानियां झेलेगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। जब भी किसी मनुष्य के 2 पुत्र या 2 पुत्रियां होती हैं, तो अक्सर मनुष्य अपने स्वभाव के मुताबिक एक संतान से अधिक प्रेम करने लगता है और दूसरे पर ध्यान देना छोड़ देता है। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरे भाग्य में 2 कन्याएं हैं साधु महाराज, तो मैं दोनों से समान रूप से प्रेम करूंगी। तो फिर ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। घर पहुंचने से पहले ही तुम्हें एक खुशखबरी मिल जाएगी। इतना कहकर घनश्याम और माया एक दूसरे को देखकर चुपचाप वहां से अपने घर की ओर चल दिए। वे अभी आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें एक नवजात कन्या के रोने की आवाज आई। ये तो किसी नवजात शिशु कन्या के रोने की आवाज लगती है। हाँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी घनश्याम की नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहाँ एक बहुत ही सुंदर नवजात कन्या रो रही थी। माया दौड़ते हुए वहां पहुंची और कन्या को गोद में उठा लिया। जी, इतनी सुंदर कन्या को आखिर यहाँ कौन छोड़कर चला गया होगा? कितने भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके भाग्य में कन्या संतान का सुख लिखा होता है और फिर भी वे उसकी कदर नहीं कर पाते। अगर संतान की कदर पूछनी है तो मुझ जैसी बांझ से पूछो।
घनश्याम गहरी सोच में डूब गया। इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गए हो? साधु महाराज की बातों के बारे में सोच रहा था। उन्होंने कहा था कि घर जाने से पहले खुशखबरी मिल जाएगी। कहीं ये सुनकर माया चौंक गई। मुझे तो इस कन्या को देखकर ही ममता उमड़ पड़ी है। क्यों ना इस कन्या को घर ले चले और इसे अपनी संतान की तरह पालें। हमारे आंगन में भी एक बच्ची की किलकारियां गूंजेंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज से हम इसे लक्ष्मी कहकर बुलाएंगे। आपने तो इसका नामकरण भी कर दिया। घनश्याम और माया लक्ष्मी को अपने घर ले गए। समय ऐसे ही बीतने लगा। लक्ष्मी घनश्याम और माया की छत्र छाया में पलने लगी। घनश्याम और माया उसे अपनी सगी बेटी की तरह पालने लगे। देखते ही देखते लक्ष्मी 6 वर्ष की हो गई। एक दिन घनश्याम अपने घर आया। माया घनश्याम के पास आई और उसे एक खुशखबरी दी। ये सुनकर घनश्याम बहुत खुश हो गया। क्या तुम सच कह रही हो माया? हाँ जी, मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे साधु महाराज की सारी बातें समझ में आ रही हैं। हमारे भाग्य में 2 संतान का ही सुख लिखा था। कुछ समय बाद माया ने एक कन्या को जन्म दिया। अपनी सगी संतान को देखकर उसके मन में ममता फूट पड़ी। घनश्याम ने भी अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। समय ऐसे ही बीतने लगा, मगर धीरे धीरे घनश्याम और माया के व्यवहार में लक्ष्मी के प्रति परिवर्तन आने लगा। उनका सारा ध्यान अपनी सगी पुत्री राधा की ओर रहने लगा। देखते ही देखते 6 वर्ष और बीत गए। एक दिन माया क्रोधित भाव से लक्ष्मी को देख रही थी, जो अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। तभी वहां घनश्याम आया। क्या हुआ माया? तुम लक्ष्मी को इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? क्या आपने देखा नहीं? लक्ष्मी हमारी राधा से बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे डर है कि जब ये बड़ी होगी और हमारी बेटी राधा बड़ी होगी तो कहीं राधा इसे देखकर अपने आप को कम ना समझने लगे। ये सुनकर घनश्याम भी क्रोधित हो गया। डर तो मुझे भी इस बात का है कि इसकी सुंदरता को देखकर कहीं इसका विवाह हमारी सगी पुत्री राधा से पहले किसी अच्छे खानदान में ना हो जाए। ये सुनते ही माया और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। आज से ही ये सारे घर के काम करेगी। इसे पूरी तरह नौकरानी बनाकर रखूंगी। दिन भर काम करेगी और रात को ठीक से सो भी नहीं पाएगी। जवानी तक पहुँचते पहुँचते इसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। घनश्याम के होठों पर भी मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर लक्ष्मी अपने माता पिता के बदले हुए व्यवहार को चुपचाप देख रही थी। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? आज से तू पूरे घर के काम करेगी। सुबह जल्दी उठेगी, खाना बनाएगी। सुबह, दोपहर और रात के सारे बर्तन भी मांजेगी। आज से बाहर से अनाज और दाल भी तू ही लेकर आएगी। अगर अब तुझे बैठा देख लिया तो तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा और काम पर लग जा। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद लक्ष्मी घर की नौकरानी बन गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। देखते ही देखते 13 वर्ष और बीत गए। राधा 20 वर्ष की हो चुकी थी और लक्ष्मी 25 वर्ष की। लेकिन लक्ष्मी की सुंदरता कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही थी। एक दिन घनश्याम खेत से लौट रहा था। तभी गांव का बूढ़ा व्यक्ति किशन उसे आवाज देता है। अरे घनश्याम, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। क्या हुआ किशन चाचा? देख घनश्याम, तेरी बड़ी पुत्री लक्ष्मी 25 वर्ष की हो गई है। तू उसका विवाह क्यों नहीं कर रहा? अगर समय से विवाह हो जाता तो आज उसकी गोद में 2 बच्चे खेल रहे होते। ये सुनकर घनश्याम के मन में जलन भर गई। लक्ष्मी के लिए कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। जब मिलेगा तब उसका विवाह कर दूंगा।
अच्छे रिश्ते के चक्कर में बेटी को ज्यादा घर पर मत बैठा, वरना जो रिश्ते आ रहे हैं वे भी आना बंद हो जाएंगे। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। घनश्याम ने घर आकर सारी बात माया को बताई। अब अगर किशन फिर कभी लक्ष्मी के विवाह की बात करे तो उससे कहना अपने काम से काम रखे, समझे जी। तभी वहां राधा, जो अब जवान हो चुकी थी, इटलाती हुई पहुंच गई। माँ, आज मुझे दोपहर में खीर खानी है, और वो भी अच्छी वाली। चिंता क्यों करती है बेटी, खीर लक्ष्मी बना देगी। माया ने लक्ष्मी को आवाज दी। लक्ष्मी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ माँ? कितनी बार कहा है मुझे माँ मत बुलाया कर, मेरी बेटी को आज खीर खानी है। जाकर उसके लिए खीर बना दे, समझी। लक्ष्मी आंखें नीचे करके वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो थाली में खीर लेकर राधा के कक्ष में पहुंची। ये सच है कि तुम मुझसे सुंदर हो, लेकिन उतना ही कड़वा सच ये भी है कि तुम एक नौकरानी हो। नौकरानी चाहे जितनी भी सुंदर हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी माया भी वहां आ गई। हाँ, चिंता मत कर बेटी, ये नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। रानी तो तू बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरा रिश्ता किसी राजकुमार के यहाँ से आएगा। अपनी प्रशंसा सुनकर राधा खुश हो गई। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी ऊंचे घराने में हो और इसकी शादी किसी भिखारी से हो, जिससे इसकी सुंदरता का सारा घमंड खत्म हो जाएगा। राधा, मैंने कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया है। ये सुनकर माया क्रोधित हो गई। अब दफा हो जाए यहाँ से, हमें तेरी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लक्ष्मी रोती हुई वहां से चली गई। वो अपने कक्ष में फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं क्या खता हो गई मेरी, मुझे याद नहीं है। जब मैं छोटी थी तब माँ और पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। ना जाने क्यों उनका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया है। लक्ष्मी काफी देर तक रोती रही। अगले दिन घनश्याम अपने खेत पर चला गया। वो खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार आ पहुंचा। घनश्याम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम तो जानते हो मेरा एक ही पुत्र है। दरअसल मैं तुम्हारी बड़ी बेटी लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर घनश्याम ने मुंह बना लिया। जमींदार जी, मैं एक काम करता हूँ। आज मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटियों से सलाह मशवरा कर लेता हूँ। वो जो भी फैसला लेंगी कल आपको बता दूंगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को घनश्याम घर पहुंचा और सारी बात माया को बताई। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जमींदार से कह दो कि अगर उसे अपने बेटे की शादी करनी है तो वो मेरी पुत्री राधा से करे। मैं लक्ष्मी का विवाह जमींदार के बेटे से कभी नहीं होने दूंगी। अगले दिन घनश्याम फिर से खेत में पहुंचा और जमींदार वहां आया। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बड़ी पुत्री लक्ष्मी का नहीं, छोटी पुत्री राधा का। अरे नहीं नहीं, मेरे पुत्र को तुम्हारी बड़ी पुत्री ही पसंद है। अगर तुम अपनी बड़ी पुत्री का विवाह मेरे बेटे के साथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र का विवाह कहीं और कर दूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को घनश्याम गुस्से में घर पहुंचा और सारी बात माया को बताई। ना जाने कौन सा मनहूस दिन था जब हम इसे जंगल से उठाकर घर पर ले आए थे। ये सुनकर लक्ष्मी चौंक गई। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली कमला काकी वहां आ गई। मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ।
इस गांव का मुखिया अपने बेटे का विवाह तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक से करना चाहता है। हो सकता है 1-2 दिन में वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आए। उसकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। इतना कहकर कमला काकी वहां से चली गई। अब तो इसका कुछ करना ही होगा। अगर ये कुछ दिन और हमारे घर में रही तो हमारी बेटी राधा का किसी अच्छे परिवार में विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो, हम इसे जंगल से उठाकर लाए थे तो इसे जंगल में ही छोड़ देंगे। अब तुमने बिल्कुल सही बात की। अगले दिन घनश्याम अपनी पुत्री लक्ष्मी के पास पहुंचा। आज मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। लकड़ियां ज्यादा हो जाती हैं, उन्हें अकेले एक साथ लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ जंगल चलो। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद घनश्याम लक्ष्मी को घने जंगल में ले गया। तुम यहाँ इस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठो, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मी वहीं बैठ गई और घनश्याम वहां से चला गया। अचानक वृक्ष की एक भारी डाल लक्ष्मी के सिर पर गिर गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घनश्याम घर लौटा और सारी घटना माया को बता दी। चलो, अच्छा ही हुआ। अगर अब गांव में कोई भी हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि वो बहुत दूर के रिश्तेदार के यहाँ चली गई है और पता नहीं लौटेगी भी या नहीं। अगले दिन गांव का मुखिया अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। हमारी बेटी लक्ष्मी अब बहुत दूर के रिश्तेदार के यहाँ चली गई है। कब लौटेगी कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं, अगर बड़ी बेटी यहाँ नहीं है तो छोटी बेटी भी मुझे पसंद है। मुझे दहेज नहीं चाहिए। 2 दिन के भीतर मंदिर में सादा विवाह होना चाहिए। 2 दिन बाद राधा और लखन का विवाह मंदिर में साधारण तरीके से संपन्न हो गया। राधा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने आई। तेरे भाग्य खुल गए बेटी, तेरा विवाह गांव के मुखिया के बेटे से हुआ है। उसके परिवार का सम्मान करना और याद रख, अब उनकी सारी संपत्ति तेरी है। अब तू जीवन भर आराम से रहेगी। राधा बहुत खुश थी। वो अपने पति लखन के साथ अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद अचानक लक्ष्मी की बेहोशी टूटी। वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ना जाने मैं कब से यहाँ बेहोश पड़ी हूँ। पिताजी भी अभी तक नहीं आए हैं। मैं समझ गई, पिताजी जानबूझकर मुझे जंगल में छोड़कर चले गए हैं। इतना कहते ही लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे हमेशा नौकरानी समझा गया, जहाँ मुझे कभी बेटी का प्यार नहीं मिला, सिर्फ अपमान का जहर पीना पड़ा। इतना कहकर लक्ष्मी जंगल की ओर बढ़ गई। वो काफी देर तक जंगल की गहराई में चलती रही। प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं जीवित नहीं बच पाऊंगी। इतना कहकर वो तालाब की तलाश में आगे बढ़ी। तभी अचानक एक चील उड़ता हुआ उसके पास आ गया। मुझे लग रहा है तुम बहुत प्यासी हो और तालाब की तलाश कर रही हो। चील को बोलते हुए देखकर लक्ष्मी डर गई। तुम तो एक चील हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? लक्ष्मी की बात सुनकर चील चौंक गया। मैं तो अपनी ही भाषा में बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी भाषा समझ रही हो। इसका मतलब है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी है। मैं एक तालाब का रास्ता जानता हूँ। चील जंगल में एक दिशा में उड़ने लगा और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलने लगी। काफी देर बाद चील उसे एक तालाब के पास ले आया। लक्ष्मी ने तालाब का पानी पिया और वहीं बैठ गई। चील लक्ष्मी की ओर देखकर बोला, मेरा शक सही निकला। तुम इस जंगल की राजकुमारी हो। भविष्यवाणी सही साबित हो गई। सबको लगता था कि राजकुमारी कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन तुम वापस आ गई। तुम
कहना क्या चाहते हो? ये सब क्या है? मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? उससे पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से आई हो और अब तक कहाँ थी? लक्ष्मी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी चील को सुना दी। मेरे पिताजी के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझे जंगल से उठाकर कभी नहीं लाना चाहिए था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुम अपने माता पिता की सगी संतान नहीं हो। तुम इस जादुई जंगल की राजकुमारी हो। तुम्हारा मेरी भाषा समझना और वृक्ष का तुमसे बात करना, ये सब भविष्यवाणी का हिस्सा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इस जंगल के आगे एक नगर है। वो नगर भी इसी जादुई जंगल का हिस्सा है। वर्षों पहले वहां एक सुंदर रानी राज करती थी। जब वो रानी गर्भवती हुई तो भविष्यवाणी हुई कि उसकी कोख से एक राजकुमारी जन्म लेगी। वो राजकुमारी मायावी शक्तियों वाली होगी और उसी के हाथों इस जादुई नगर के सबसे खतरनाक जादूगर का अंत होगा। जैसे ही ये खबर जादूगर तक पहुंची, वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से रानी के पति को मार डाला और रानी को कैद कर लिया। लेकिन तब तक राजकुमारी जन्म ले चुकी थी। रानी ने उसे कहीं छिपा दिया। तब से वो राजकुमारी लापता थी। धीरे धीरे लोग ये बात भूलने लगे, लेकिन कुछ लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। मैं भी उन्हीं में से एक था। जादूगर ने अपने जादू से पूरे नगर को श्रापित कर दिया। मैं भी उसी श्राप का शिकार हूं। मैं असल में चील नहीं हूं। जादूगर की काली शक्ति ने मुझे चील में बदल दिया है। दूसरे शब्दों में, मुझे चील के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। चील की बात सुनकर लक्ष्मी गहरी सोच में डूब गई। तो तुम्हें लगता है कि वो राजकुमारी मैं ही हूँ? हाँ, तुम वही राजकुमारी हो। चलो मेरे साथ चलो। तुम्हें अपने नगर जाना होगा। जैसे ही तुम्हारा सामना जादूगर से होगा, तुम्हारी आंखों से विचित्र किरणें निकलेंगी और जादूगर नष्ट हो जाएगा। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वही राजकुमारी मैं हूँ? तुम्हारी भाषा समझना और वृक्ष का मुझसे बात करना, ये सब एक संयोग भी तो हो सकता है। लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ये संयोग नहीं लगता। तुमने खुद कहा कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि उन्हें तुम्हें जंगल से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। इसका मतलब साफ है, तुम उनकी असली संतान नहीं हो। जरूर हमारे नगर की रानी ने तुम्हें जंगल में छिपाया होगा और वहीं से तुम्हारे माता पिता तुम्हें उठा लाए होंगे। बाद में जब उनकी अपनी संतान हुई तो उनका मन तुमसे हट गया। चील की बात सुनकर लक्ष्मी को सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा नगर कैसा है। चील आगे बढ़ा और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर बस जानवर ही दिखाई दे रहे थे। पहले ये जानवर नहीं थे। जादूगर ने इन्हें अपनी मायावी शक्तियों से जानवरों में बदल दिया है। कुछ ही देर में लक्ष्मी को एक विशाल महल दिखाई दिया। अब जादूगर इसी महल में रहता है। इसी महल में उसने इस नगर की रानी को कैद कर रखा है। लक्ष्मी चील के साथ महल के भीतर चली गई। कुछ ही देर में वे राज दरबार में पहुंचे जहां सिंहासन पर एक जादूगर बैठा हुआ था। तू तो उस नगर की रानी की पुत्री लगती है। तेरी शक्ल उससे बहुत मिलती है। मैंने तुझे हर जगह तलाशा, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अगर तू आ गई है तो मैं तुझे मारकर भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इतना कहकर जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से लक्ष्मी पर वार किया, लेकिन अगले ही पल लक्ष्मी की आंखों से बिजली जैसी किरणें निकलने लगी। वे किरणें सीधे जादूगर के शरीर पर जा गिरी। ये क्या? इसका मतलब तू 25 वर्ष की हो चुकी है। अगले ही क्षण जादूगर के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। जादूगर के नष्ट होते ही चील एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। मैं एक राजकुमार हूं। जादूगर की काली शक्तियों ने मुझे चील में बदल दिया था। तुमने केवल मुझे ही नहीं,
पूरे जादुई नगर को श्राप से मुक्त कर दिया है। तभी एक सुंदर स्त्री वहां आई। मैं इस नगर की रानी हूँ। उस जादूगर ने अपनी काली शक्तियों से मुझे भी बेड़ियों में जकड़ रखा था। जैसे ही मेरी बेड़ियां टूटी, मैं समझ गई कि जादूगर का अंत हो चुका है। तू मेरी बेटी है, तेरी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रानी को सारी घटना बता दी। ये सत्य है, जब तुम पैदा हुई थी तब मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था ताकि जादूगर तुम्हें ढूंढ ना सके। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। मैं लक्ष्मी से प्रेम करने लगा हूँ। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर मेरी बेटी को कोई आपत्ति ना हो। लक्ष्मी मुस्कुराई और अपना सिर झुका लिया। राजकुमारी लक्ष्मी और राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद लक्ष्मी अपने पति के साथ अपने पुराने गांव पहुंची। राधा के ससुर मुखिया का देहांत हो चुका था। मुखिया ने जमींदार से कर्ज ले रखा था। उसकी मृत्यु के बाद जमींदार ने सारी संपत्ति ले ली। लखन अब गरीब हो चुका था और घनश्याम के खेतों में काम कर रहा था। राधा का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भर चुका था। लक्ष्मी को देखते ही घनश्याम, माया और राधा बुरी तरह चौंक गए। ये तो राजकुमारी लग रही है, और इसके साथ ही राजकुमार। क्या तुमने किसी राजकुमार से विवाह किया है? काश आपने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया होता तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करती, लेकिन आपने मुझे नौकरानी समझा। तुम्हारी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी भिखारी से हो, लेकिन मेरी शादी एक राजकुमार से हुई। राजकुमारियाँ कभी भी भिखारियों से विवाह नहीं करती। अगर तुम मुझे सच्चे मन से बहन मानती तो मैं तुम्हारा विवाह भी किसी राजकुमार से करवा देती, लेकिन शायद तुम्हारी तकदीर में एक साधारण मुखिया के पुत्र से विवाह लिखा था। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और फिर जंगल में छोड़ आए। आप तो जानवरों से भी ज्यादा पत्थर दिल निकले। आपने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना कहकर लक्ष्मी अपने पति के साथ गर्व और सम्मान के साथ वहां से चली गई। घनश्याम को अचानक साधु महाराज की बात याद आई। दोनों पुत्रियों को सम्मान प्रेम देना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घनश्याम, माया और राधा जीवन भर पछतावे में डूबे रहे।